नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मिशन 2022 की तैयारी में हर कोई जुटा हुआ है। हर दल ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव ने प्रमोशन में आरक्षण पर यू टर्न लेकर दलित समीकरण साधने का प्लान बनाया, तो वहीं प्रियंका गांधी यूपी में ज्यादा दौरे करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। सवाल यह है कि 2022 को फतह करने के लिए माया के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे क्या अखिलेश? क्या जिलों की परिक्रमा कर कांग्रेस का कायापलट कर पाएंगी प्रियंका? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दमदार मुख्यमंत्री योगी के सामने चल पाएंगे विपक्ष के दांव? पहले रिपोर्ट, फिर उसके बाद बड़ी बहस। मिशन 2022 के लिए हर दल तैयार। 22 के लिए हर दल की अपनी अपनी तैयारी। प्रमोशन में आरक्षण पर अखिलेश ने लिया यू टर्न। अब अखिलेश यादव साधेंगे दलित समीकरण। यूपी में जिलों की परिक्रमा करेंगी प्रियंका गांधी। क्या योगी सरकार के सामने चल पाएगा विपक्ष का दांव? मिशन 2022 के लिए हर दल की अपनी अपनी तैयारी है। हर दल की कोशिश है कि 22 जीतकर यूपी की सत्ता हासिल करें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, जो सत्ता में रहते हुए हमेशा प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करते रहे। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक मुख्यमंत्री रहते हुए इसके खिलाफ खड़े रहे और सपा संसद से सड़क तक इसके विरोध में आवाज उठाती रही। वक्त और सियासत ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि अब उसी प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को अमली जामा पहनाने का वादा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दलित समुदाय को साधने के लिए सपा ने प्रमोशन में आरक्षण पर यू टर्न लिया है। दरअसल सपा प्रमुख का प्रमोशन में आरक्षण पर ऐसे ही यू टर्न नहीं लिया है, बल्कि इसके पीछे सियासी मायने भी हैं। सूबे में 85 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और यहाँ कुल 23% दलित मतदाता हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार बनवाने और बिगाड़ने में दलित वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यूपी में दलित वोटर को मायावती का कोर वोटर माना जाता है। अब अखिलेश यादव की कोशिश मायावती के वोट में सेंध लगाने की है। लेकिन जब से संशोधन हो गया और वो संवैधानिक हो गया, तो समाजवादी पार्टी इस देश को, संविधान को मानने वाली पार्टी है, इस देश के संविधान को हृदयंगम करने वाली पार्टी है। तो अब हमारा ये संवैधानिक दायित्व है कि अगर हमारी आगे सरकार आती है तो हम प्रमोशन में आरक्षण की बात करेंगे, और सिर्फ करेंगे ही नहीं, हम आरक्षण देंगे। जहां अखिलेश यादव मायावती के वोट पर नजर लगाकर बैठे हैं, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सियासी दौड़ में लाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ प्रियंका नए साल में अब सूबे में अपना प्रवास बढ़ाएंगी। साथ ही जिले स्तर पर कांग्रेस संगठन का ढांचा दुरुस्त करने की पहल शुरू करते हुए प्रियंका फरवरी से सूबे के सभी जिलों का दौरा भी शुरू करेंगी। प्रियंका गांधी की कोशिश पार्टी को मजबूत करने की है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, जो न्याय स्तर पे पहुंच चुका है। अब आदरणीय प्रियंका गांधी जी का प्रोग्राम बन रहा है और नई रूपरेखा तैयार हो रही है। और इस सरकार से जो भी इस सरकार की जो कार्रवाई रही है उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर के, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उन सब कार्रवाई को उजागर करने का काम आदरणीय प्रियंका गांधी जी करेंगी। और निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी का जो रोड मैप होगा वो आने वाले समय में आप सभी को दिखाई देगा। जहां अखिलेश प्रियंका की अपनी अपनी रणनीति है, वहीं सीएम योगी काम के जरिए जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार, महिला सुरक्षा समेत हर मुद्दे पर सीएम योगी गंभीरता से काम कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या 22 को फतह करने के लिए माया के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे अखिलेश? क्या जिलों की परिक्रमा कर कांग्रेस का काया पलट कर पाएंगे प्रियंका? सवाल ये भी है कि क्या दमदार मुख्यमंत्री योगी के सामने चल पाएंगे विपक्ष के दांव? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देखिए, अब तक दलितों की राजनीति कांग्रेस के बाद में मायावती करती रही। मायावती के बाद में आज और भी उनके
कई लोग आ चुके हैं जो कब्जा जमाना चाहते हैं दलितों के ऊपर। लेकिन सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों का जो वोट बैंक है वो कितने लोगों की नैया पार लगाएगा। आप कांग्रेस को उठाकर देखिए, कांग्रेस का पूरा फोकस दलितों के ऊपर है। समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस भी आजकल हो गया दलितों के ऊपर। इसके अलावा जब बात आती है मायावती की, तो उनका अपना कैडर बैंक है ही, जो उनके पास में उनका कैडर है, जो वोट बैंक उनका उनके पास में है ही। दूसरी बात यह है कि अब चंद्रशेखर उर्फ रावण भी आ गए हैं, जो कहते हैं कि दलित तो उनके साथ में खड़े हैं। और पिछले उपचुनाव के दौरान में जो वोटिंग परसेंटेज उन्होंने हासिल किया, उसके बाद उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की कि वो अस्तित्व में आ चुके हैं। दरअसल उस उपचुनाव में लड़ने का मकसद ही इतना था कि वो अपनी प्रेजेंस को दर्ज करा पाए। अब इस तरीके से इतने सारे लोग जब दलितों के ऊपर ही नजरें टिकाए बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कौन मजबूत स्थिति में आ जाता है। सिर्फ अगर आप कुछ लोगों के साथ में समीकरण बिठाने में लग जाएंगे, तो फिर बाकी के लोगों को नाराज आप करेंगे, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बात को बाकी की पार्टियों को समझना होगा। कांग्रेस चाहती है कि उसका पुराना कैडर उसके पास वापस लौटा, लेकिन कांग्रेस को उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रियंका ने उसी मेहनत को करने के लिए शायद तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो कार्य होना चाहिए था, उस कार्य की ओर कदम बढ़ाती हुई प्रियंका नजर आ रही है। सवाल लेकिन यह है कि क्या 2022 में बीजेपी को मात देने के लिए उतने स्ट्रांग है विपक्ष के तमाम दाव। चर्चा की शुरुआत करते हैं इन्हीं तमाम सवालों के साथ में कमर अलीसा, प्रवक्ता बीजेपी, आशीष दीक्षित, नेता कांग्रेस हमारे साथ में। इसके अलावा बाकी के और मेहमान भी तमाम हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, जिनका हम रुख करेंगे। हमारे साथ में प्रवक्ता बीजेपी कमर अली साहब बने हुए, नेता आम आदमी पार्टी हमारे साथ में है, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता जल्द जुड़ेंगे, अनिल मिश्र वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है, मोहम्मद लहीक नेता आम आदमी पार्टी हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मनोज यादव भी हमारे साथ में दरअसल जुड़ चुके हैं, तो सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं आज समाजवादी पार्टी के साथ में। प्रमोशन पर जो ये पूरा का पूरा दाव आपने चला है, रिजर्वेशन में प्रमोशन, पहले इसको लेकर हमेशा समाजवादी पार्टी का रुख कुछ और था मनोज यादव जी, लेकिन आज सुर बदल गए हैं, बातें बदल गई हैं। इसके पीछे क्या खास वजह है? देखिए पूजा जी, समाजवादी पार्टी ने दांव नहीं चला है, अपनी गलती को पुनः सुधारने का प्रयत्न करेंगे 2022 में। जो हमसे गलती हुई, जो चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर समाजवादी पार्टी का बिल्कुल एक मत और एक बिल्कुल स्पष्ट नजरिया ये था कि हम की राजनीति करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और देश के नक्शे पे चमकाने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा ने बहलाने फुसलाने की राजनीति की, उस राजनीति को समाजवादी पार्टी चकनाचूर करेगी आने वाले समय में। और जो प्रमोशन में आरक्षण की बात है, इस पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आप सबके समक्ष है। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में इस पे कार्रवाई होगी। इस बात के लेके पूरी तरीके से इस देश का, इस प्रदेश का जो भी हमारा दलित भाई है वो निश्चित तौर पे समझेगा। अब ये आप सोचती है कि आखिर समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है या क्यों करना चाहती है, तो इसके पीछे पूजा जी बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2019 में गठबंधन किया और वो गठबंधन था बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का। उसमें निश्चित तौर पे वो गठबंधन बहुत सफल नहीं हो पाया, लेकिन हाँ उसकी ताकत पता चल गई समाजवादियों की। अगर ये गठबंधन एक साथ आएगा तो निश्चित तौर पे सामने वाली जो सत्ता होगी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी मनोज यादव जी, जहां तक मैं उत्तर प्रदेश की इस अंगणित को समझती हूँ, उसके लिहाज से 20% का दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। 14% का ऐसा कोर कैडर है जो कि खुद मायावती के साथ में हमेशा से रहा है, जब से कांग्रेस से छिटक कर उनके पास में आया है। आपका संघर्ष उस 8% के लिए जो उनसे थोड़ा सा इधर उधर छिटक कर, जिसकी कोई श्योरिटी नहीं रही कि वो किस ओर जाएगा, वो कभी बीजेपी के पास, कभी आपके पास, तो कभी कहीं ऐसे पहुंचता रहा। मेरा सवाल ये कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया 2019 के चुनाव में, उस चुनाव में एक्सपेरिमेंट आपका काम नहीं आ पाया और आपका जो अंकगणित था वो घट गया। जिनका जो अंकगणित घटा हुआ था उनका अंकगणित बढ़ गया। इससे ये हुआ कि आप जिस फैक्टर को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फॉर्मूला आप तैयार कर रहे हैं, वो दरअसल रेपल कर रहा है। तो फिर उसके बावजूद भी आप उसी फॉर्मूले पर फिर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी कोई गलती तो नहीं कर रही? पूजा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कुछ आंकड़ों से स्पष्ट किया 20% वोट का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 8% की बात कर रही हूं और जिस 14% की आप बात कर रही हैं, उस 14% वोट में समाजवादी पार्टी जो मायावती जी से इंटैक्ट था, उस वोट का जमीनी हकीकत स्वरूप बदल चुका है और वो समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। ये बात मैं, अभी चुनाव का 1 साल है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि अभी किसान चौपाल का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने किया। तो आप डीवाईएम के फॉर्मूले के साथ में 2022 की कुर्सी पाना चाहते हैं?
देखिए, हम सत्ता तो सभी पाना चाहते हैं। बिना सत्ता के मुझे नहीं लगता है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। तो समाजवादी पार्टी किसी क्वेश्चन की बात नहीं करती, लेकिन एक बात निश्चित करेगी कि इस प्रदेश में, देश में, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो या सवर्ण हो, वो सवर्ण जिसकी कोई पूछ नहीं, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लेता है, बीजेपी क्या पूरे सवर्णों का भला कर रही है? नहीं कर पा रही है और ना कर पाएगी। कारण यह है, वो पूंजीपतियों की पार्टी है, वो एक आरएसएस जैसे संगठन की पार्टी है। उस पे किसी का मतलब नहीं है, उसको पूंजीपतियों के जरिए अपने आप को मजबूत करना है। तो समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, तो अल्पसंख्यकों आप ये और कह रहे हैं तमाम कि सारे जो समाज 59% की वोट लड़ाई है। उनको मिला लोकसभा चुनाव में, 49% उनको विधानसभा चुनाव में, 59% तक वो आ गए लोकसभा चुनाव में। आप ये कह रहे हैं कि ये सारे पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। कमर अली देखिए, साहब, मैं आती हूँ आपके सवाल पास आप में, मैं आपके मैं पास पहले ये सवाल जवाब लेकर आऊंगी, मैं आऊंगी, लेकिन जरा मैं कमर अली साहब का रुख कर लूं। कमर अली साहब, अब तक तो आप कहा करते थे कि विपक्ष है ही कहां, और विपक्ष को आप ना के बराबर समझा करते थे, लेकिन 2022 से पहले आपको हार का स्वाद चखाने के लिए सबने अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं। कमर अली साहब, आवाज पहुंच रही है क्या? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। टीम जरा एक बार चेकआउट कर ले, कमर अली साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और देखिए, अब तो आम आदमी पार्टी की दस्तक भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो चुकी है। आशीष दीक्षित भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं कांग्रेस से। आशीष दीक्षित जी, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कांग्रेस की अब एक बार फिर से वापसी हो रही है। 2019 में लोकसभा चुनाव में जब आपको बहुत ज्यादा कोई उम्मीदें नहीं मिली तो अब कुछ दिनों तक आप लोग खामोश हो गए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि प्रियंका फिर से वापसी कर रही है। लेकिन जनता आपसे कितनी उम्मीदें रखे? आशीष जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए, शायद उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन अनिल मिश्र जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अनिल मिश्र जी, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं और यहाँ का जो अंक गणित है उसको भी बेहतर तरीके से जानते हैं, जो जातिगत आधार पर सबके फॉर्मूले हैं वो भी बखूबी जानते हैं। और अगर कोई ये कहे इस डिबेट में बैठकर कि हम जाति से ऊपर उठकर बात करते हैं, हम धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते, तो ये झूठ, सफेद झूठ है। ये जनता बखूबी जानती है। सबका अपना अपना अंक गणित होता है और राजनीति में जीत हासिल करना सबका अपना अधिकार है, क्योंकि इसीलिए वो राजनीति में आए हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से दावपेच शुरू हो चुके हैं, इस दावपेच के जरिए बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा ये पूरा विपक्ष साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, अभी चुनाव में एक साल है और उस एक साल के पहले तैयारियां जो सभी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक तरह से आधा भारत होता है। उत्तर प्रदेश में पकड़ बनाने का मतलब होता है कि दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता साफ हो जाता है। एक बुलंदी के साथ जो भी पार्टी जीतती है तो दिल्ली की तरफ बड़े प्रचंडता के साथ आगे कदम बढ़ाने का उत्साह बनाए रखती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का बड़ा महत्व है। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अगर विधानसभा के होने वाले हैं तो विपक्षी पार्टियां, क्योंकि भाजपा ने जिस ढंग से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2014 के बाद धीरे धीरे करके एक एक प्रदेशों पर कब्जा किया और उत्तर प्रदेश पे जिस प्रचंड बहुमत के साथ कब्जा किया, और उसके बाद 2017 के बाद से बहुत से अब विपक्ष ने बातें उठाई, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, काफी हद तक जनता के बीच में बातें गई। लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उनका वोट परसेंटेज बढ़ता है, तो जिससे विपक्षियों में निश्चित रूप से खलबली मची और वो उनका वोट परसेंटेज चूंकि विपक्षियों का लगातार कम हुआ, तो एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत हर पार्टी उतरना चाहती है। तो एक तरफ चुनाव की तैयारी है, दूसरी तरफ उसका बड़ा फैक्टर यह है कि वहां का सबसे बड़ा रोल जो इस वक्त प्ले कर रहा था उत्तर प्रदेश में, सत्ता पक्ष के बाद अगर विपक्ष में किसी का सबसे बड़ा रोल हो रहा था तो वो एक पार्टी थी बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिनकी नेता मायावती जी हैं। मायावती जी का अगर आप पिछले साल 2 साल से देखें, जो उनकी राजनीतिक एक निष्क्रियता है या वो राजनीति के धरातल पर जिस तरह अगर उनका रोल जो 2 साल पहले हुआ करता था जो अब है, उसके पीछे बहुत से कारण है, उस पर नहीं जाना है, लेकिन उस रोल को देखते हुए वो एक पूरा क्षेत्र जिस पे आपने बात की, जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दलितों पर ही सबकी निगाह क्यों लगी हुई है, तो आपने तो 20% कहा, मेरी जो जानकारी करीब 28-29% वोट इसमें शामिल होते हैं। उस 28-29% वोटों पे कब्जा बनाने के लिए सभी पार्टियां एक जी तोड़ जिसे कहती मेहनत करती हैं। कांग्रेस का ये पुराना वोट बैंक था जिसे वो पुनः प्राप्त करना चाहती है, और दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूं कि आम आदमी
पार्टी दिल्ली में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का रोल प्ले कर ले जाएगी अगर वो इस तरह से प्रयास करती है। तो चूंकि एक वैक्यूम क्रिएट है दलित वोटों के लिए, तो वहां पर सभी का प्रयास, और उसी में आज जो अखिलेश यादव जी का बयान है, निश्चित रूप से चूंकि एक वाईएम का जो फार्मूला था, उस फार्मूले के तहत कितनी सफलता मिलती है ये उन्होंने देख लिया, विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में। अब उनको चूंकि वो देख रहे हैं सत्ता के करीब जाने के लिए इस तरह के वोटों का समीकरण बिठाना जरूरी है, तो जिन चीजों का विरोध वो पहले करते थे, आज उन चीजों पर वो सहमत हो गए हैं, और सहमत ही नहीं हुए मतलब अखिलेश को ये बात समझ में आ चुकी है कि सर्वदलीय नेता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी थी, इसलिए उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ा। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, जैसा उनके प्रवक्ता ने कहा कि संविधान में नियम बनाए गए हैं और उस संवैधानिक नियम का वो सही हो या गलत है, लेकिन अगर नियम बना है तो उसको फॉलो करना है, फॉलो करके आगे बढ़ना है। आशीष जी, कांग्रेस के लिए बहुत इस वक्त जरूरी है कि रीस्टैब्लिशमेंट को और फोकस के साथ में काम इस पर किया जाए। क्या वाकई प्रियंका की जब इस बार फिर से वापसी हो रही है लोकसभा चुनाव के बाद में, उस रीएस्टैब्लिशमेंट को आप लोग अचीव कर लेंगे, मतलब पा लेंगे उसको इस बार? वो दृढ़ शक्ति इस बार कांग्रेस लेकर आई है क्या अपने साथ? आशीष जी, हेलो। हाँ आशीष जी, सवाल सुना मैंने आपने? हाँ, आवाज सुनाई दे रहा था। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से प्रियंका जी लगातार एक करीबी नजर बनाए हुए हैं, संगठन हमारा मजबूत हो रहा है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हर मुद्दे पर मुखर कार्यकर्ता उतर रहे हैं, कार्यकर्ता नए नए बनाए जा रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही है, विभिन्न हर संप्रदाय के लोग, हर धर्म के लोग अब कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। ये क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश को नोचने का काम किया है, जाति में बात के, धर्म में बात के, सत्ता में आकर इस उत्तर प्रदेश को खोखला करने का काम किया है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता जाति धर्म के नाम पर किसने बांटा? जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के आधार पर बांटा, क्षेत्रीय दलों ने जाति के आधार पर बांटा। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर राजनीति करने का काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की बात करी है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तरक्की की बात की है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एकता के साथ में देश को आगे ले जाने का काम किया है। फिर भी पिछले कुछ चुनाव में आपको सिर्फ 2% वोट मिला। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार जो है मुखर है, लगातार इस सरकार से सवाल जवाब कर रही है। तो इस 2% वोट से कहां तक ले जाएंगे कांग्रेस के वोट बैंक को? भारतीय मायावती 2017 का विधानसभा चुनाव उठाकर देखिए, 2019 का विधानसभा चुनाव उठाकर देखिए, आपका आंकड़ा 2% के आसपास ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इसको कहां तक बढ़ाकर ले जाएंगे? ग्राफ कहां तक जाएगा ऊपर? 40, 50, 60, 70, 80? अपनी पिछली गलतियों से हर कोई जो है एक एक्सपीरियंस लेता है। हम लोगों ने चलिए, क्या एक्सपीरियंस लिया फिर कांग्रेस ने? क्या एक्सपीरियंस लिया पिछली गलतियों से? कार्यकर्ता नहीं चाहता था कि गठबंधन हो, नेताओं की वजह से आत्ममंथन बहुत लंबा चलता है कांग्रेस का जी, आत्ममंथन बहुत लंबा चलता है कांग्रेस का, लेकिन उस आत्ममंथन के बाद भी नतीजे सिपर ही रह जाते हैं। मतलब बड़ी तकलीफ होती है ये, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ आपसे। बहुत ही सकारात्मक नतीजे आने जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ रही हैं। कमर अली साहब, आपने धर्म के नाम पर प्रदेश को बांटा और इन बाकी की पार्टियों ने, जो कि यहाँ की लोकल पार्टीज हैं, जो कि यहाँ की स्थानीय पार्टीज हैं, उन्होंने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर क्यों बांट रहे हैं आप लोगों को? कांग्रेस के आरोप है ये। कमर अली साहब, आवाज नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार बने हैं। मोहम्मद साहब, सवाल मेरा भी आपसे यही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री तो हुई, अभी तक तो आप चुनौतियां तमाम दे रहे हैं विकास के कार्यों के नाम पर कि कंपैरिजन कर लीजिए दिल्ली के स्कूल, यूपी के स्कूल, लेकिन क्या अब वाकई यूपी को समाये हैं, या फिर अभी आप दिखा कुछ और रहे हैं और अंदर खाने रणनीति कुछ और बना रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में जो काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि हम लोग जुमलेबाजी की सरकार नहीं है। बीजेपी जो जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी करती है। जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है वो जुमलेबाजी नहीं करती है। उसने जो काम किया है वो दिल्ली में काम करके दिखाया है, जो उसने वादे किए थे वो पूरे करके दिखाए हैं, और जनता देख रही है
और इस बार यूपी की जनता ने तो पूरा आप मन बना उत्तर लिया प्रदेश है। और दिल्ली की जनता को एक जैसा समझते हैं, मतलब आपको लगता है कि दिल्ली की जनता में और दिल्ली की राजनीति में और यूपी की राजनीति में कोई फर्क नहीं है? देखिए, राजनीति की बात नहीं होती, बात होती जनता की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं का हल कौन कर रहा है। जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो इंतजाम मुहैया करा है। अगर यूपी की राजनीति ऐसी है तो जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो यहाँ की पार्टीज हैं, जिनको हम कहते हैं कि रीजनल पार्टीज हैं, तो फिर ये बेवकूफी क्यों कर रही हैं? इनको क्यों समझ में नहीं आ रही ये बात कि यहाँ पे सिर्फ विकास की बात चलेगी? फिर ये क्यों आज बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन में प्रमोशन होना चाहिए? फिर सब लोग दलितों की बात क्यों कर रहे हैं और आप अलग चल रहे हैं? मतलब आपको लगता है इस अलग लीग पर चलकर आप जीत हासिल करेंगे और ये सब लोग, बाकी की पार्टियां समझ नहीं पा रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, ऐसा है क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए जो जनता है वो किसी जो हमारे सांसद जी लड़ रहे हैं वो किसी धर्म और जाति के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों के लिए सारे धर्म सारे जाति समान है। हमको सिर्फ उत्तर प्रदेश में विकास करना है, अच्छी शिक्षा लानी है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए काम करना है। आपके पूरे चुनाव के दौरान में और अब जो आपका चुनाव का कैंपेन शुरू हो चुका है, इस दौरान में आप एक भी बार किसी जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, आप पूरे टाइम सिर्फ विकास की बात करेंगे? बिल्कुल, सिर्फ विकास के कार्यों की बात करेंगे, आप किसी जाति धर्म की बात नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल जाति धर्म की बात नहीं करना है हमको। 2022 तक आप और हम यूं ही सामने रहेंगे और उसके बाद भी हम लगातार आमने सामने रहेंगे। तो आज जनता ये बात नोट डाउन कर ले कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेंगे। आपकी बात लॉक कर दी जाए ना जनता के दिल में। मनोज यादव जी, आम आदमी पार्टी तो विकास की बात करने की बात कर रही है, लेकिन आप तो विकास के नाम पर इतनी बार वोट मांगते रहे, लेकिन फिर भी आपकी सरकार वापस नहीं आ पाई। तो ये बेवकूफी कर रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी वाले, या फिर ये कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं? इतना तो कोई दिल्ली में चलेगा, उत्तर प्रदेश स्वयं का। तो देखिए, बात हो रही है 2022 की। 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। उस विधानसभा चुनाव से पहले अब तैयारियां होनी शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से छाए मातम के बाद में अब कुछ मूवमेंट्स शुरू हो चुके हैं। मूवमेंट्स हैं लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। कुछ नई पार्टियां भी अपने भाग्य को आजमाने के लिए उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुकी हैं। AIMM सरीखी पार्टियां भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की कवायद में जुटी हुई हैं। इसके अलावा शिवसेना ने भी कहा कि हम ग्राम पंचायत चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने अपनी दस्तक देकर बाकी की और पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस बार आपको अपनी रणनीति में कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। इसके अलावा दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आप लगातार देख रहे हैं कि इससे पहले ही चंद्रशेखर और रावण अपनी पहले ही दस्तक दे चुके हैं और पिछले उपचुनाव में अपनी दस्तक के साथ ही अपने कुछ वोट हासिल करके ये भी दिखा दिया कि सभी ये ना सोचे कि वो कुछ नहीं, उनकी भी यहाँ पर कुछ उपलब्धियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं चर्चा की ओर। तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। कमर अली साहब हैं हमारे साथ क्या? कमर अली साहब जी। कमर अली साहब, कांग्रेस आपको अलग चुनौती देने आ रही है। प्रियंका ने अब डेरा डाल लेना है लखनऊ के अंदर और जिले भर में उनके तमाम कार्यकर्ता काम करेंगे। समाजवादी पार्टी भी लगातार देख ही रहे हैं आप किस तरीके से हालत टाइट करने के लिए सरकार की अब सड़कों पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है। तमाम पार्टियां आपके खिलाफ में अब खड़ी हो रही हैं। तो बीजेपी को थोड़ा सा डर लग रहा है कि नहीं? पूजा जी, देखिए 2014 में आपने देखा कि हमने विकास की बात कही थी, विकास की बात करता था, सबके विकास के एजेंडे हमने काट के 2014 में आए। उसके बाद आपने देखा कि 15 साल के बाद अवाम ने उत्तर प्रदेश की हमें चुना है और अवाम ने चुना उत्तर प्रदेश में। आपने देखा कि कितनी अच्छी स्थिति में हम आए। हमने जो किसान भाइयों से वादा किया था, जो वादे किए थे, हमने पहले कैबिनेट में 1 लाख रुपया कर्जा माफ किया किसान भाइयों का, और उसके बाद आपने 19 में देखा, फिर 19 में स्थिति मेरी कितनी अच्छी हुई। भारत सरकार में फिर अपनी अपनी सरकार बनाई। जाति धर्म की बात करते हैं। कांग्रेस का आपने देखा 27 साल बेहाल, तो भी सब दो युवाओं ने समर्थन आपस में एक दूसरे को समर्थन देकर कहा कि भाई ठीक है, चलो आपने इतने दिन तक लूटा है, चलो हम लूटते हैं। तो समाजवादी ने इस तरह की हरकतें करी, आपके सामने है। उसके बाद देखा उनका फार्मूला फेल हो गया 2017 में। 2019 में आपने देखा
कि 2019 में उनका क्या फार्मूला था। उन्हें लगा कि भाई अब जनता हमसे जो है हो सकता है कि चलिए बात कर लेते हैं वोट बैंक की। फिर अखिलेश यादव जी ने ताज होटल में बैठ के मीटिंग करी, मैं वहां ये दर्शाया कि 7% हम यादव हो गए और 18% जो है मुस्लिम हो गया और 20% मायावती वोट बैंक हो गया। तो किसने जाति धर्म की बात करी, इन्हें ताज होटल में बैठ के बाकायदा बात करी और इन्हें कहा भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के जो 18% मुसलमान जिससे अभी तक हमने राज किया है, जिस वोट बैंक के ऊपर मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, फिर अखिलेश यादव जी बने, अखिलेश यादव जी के वालिद मुख्यमंत्री बने, तो आप बताइए उनको क्या इन्हें कभी डिप्टी सीएम दिया, चाहे मायावती जी हो चाहे अखिलेश यादव जी है। तो मायावती जी आजकल कुछ कहती कहाँ है? किया गया हो, मायावती तो आजकल कहती कहाँ है? मुसलमानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया जी। प्रियंका गांधी तो कहती हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर वो आपकी प्रवक्ता बन चुकी हैं, किसकी? बीजेपी की प्रवक्ता बन चुकी हैं मायावती आजकल। देखिए वो सब पिकनिक पर लोग जाते हैं। देखिए उनको काम करना जनता की सेवा नहीं आता, क्योंकि वो राजशाही परिवार के लोग आते हैं, वो जनता की दुख तकलीफों को नहीं जानते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे किया है, वो भी कार्यकर्ता जोड़ के वहां पे गए हैं। वो राजशाही पार्टी के लोग पिकनिक कराने के जब मूड होता है, घर में बोर हो जाते हैं तो पिकनिक कराने बाहर निकलते हैं, वही उनके भाई करते हैं, वही उनकी बहन करती है। आपने देखा इन लोग की राजशाही परिवार वही उनका नेचर है। फिर अखिलेश यादव जी ने कोई मेहनत करी नहीं थी, उनके वालिद ने उनको बना के दे दिया। फिर राजशाही परिवार है, ये सब राजशाही बातें करते हैं, अवाम से इनको कोई मतलब मनोज यादव आप ये बताते हैं वालिद ने बनाकर दे दिया, गद्दी पर बैठ गए, लेकिन जब खुद की करने की बारी आई तो मुंह की खानी पड़ी। और उसके कामों को भी सकता है, छतें यही प्रॉमिस करके आए। 25 लोगों की हत्या कर देती है भाजपा की सरकार और उनके कार्यकर्ता नेता, और आप बातें कर रहे हो दूसरी पार्टियों का। मैं इन सारी बातों पे बहस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े विश्वास के साथ पूजा जी मैंडेट दिया था बीजेपी को, और ये उम्मीद की थी कि डबल इंजन की सरकार का उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन चूंकि पॉपुलेशन का एक बड़ा आंकड़ा जो भारत का है वो उत्तर प्रदेश में निवास करता है, जिस कारण उस पॉपुलेशन को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। और उस निराशा के कारण मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि मैं अनुरोध करूं, आशीष जी, राजशाही परिवार के लोग पिकनिक मनाने के लिए आ जाते हैं, जब घर में बोर हो जाते हैं तो उस बोरियत से बाहर निकलने के लिए आ जाते हैं कुछ दिनों के लिए पिकनिक मनाने के लिए। ऐसे चलेगी आपकी राजनीति? आशीष जी, इस तरीके से इस वक्त बात कर रही है, और जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी विपक्ष की और पार्टियों से ज्यादा बेटर है? निश्चित रूप से देखिए, योगी जी का मुख्यमंत्री जब से 2017 से अगर आप ध्यान दें तो योगी जी व्यक्तिगत रूप से और पूरी सरकार को लेकर जिस तरह से वो डे टू डे वर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, उन्होंने बहुत से अच्छे भी काम किए जिसकी तारीफ विपक्ष को भी करनी पड़ेगी और करती है, गाहे बेगाहे वो करती है। जनता के जो एक समस्याओं का निराकरण है, योगी जी ने अपने व्यक्तिगत रूप पर, चाहे वो भ्रष्टाचार के ऊपर हो, चाहे अपराध पर हो, या किसानों की समस्या हल करना हो, गन्ना के, तो उन्होंने अपनी तरफ से अथक प्रयास किया। वो कितने % हुआ कितना नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद योगी जी या भाजपा जो इस वक्त विपक्ष से लाख गुना बेटर है, उसका कारण यही है कि विपक्ष कुनबा पूरी तरह से बिखरा हुआ है। और बिखरा सिर्फ पार्टीगत नहीं है, जो वोट बैंक होते हैं या जो वोट होते हैं, उन वोटों को जिस ढंग से तोड़ के रखा गया है। अब बहुत छोटे में देखिए, दलित वोट मतलब मायावती, यादव और मुसलमान मतलब मुलायम सिंह, उसमें भी ओवैसी का आना, ओवैसी जी आएंगे तो क्या करेंगे, वो केवल मुस्लिम वोटों में तोड़ करेंगे। चंद्रशेखर रावण का कूदना, वो किसमें वोट
तोड़ करेंगे, वो दलितों के वोट में तोड़ करेंगे। आप पार्टी का कूदना ये भी किस में तोड़ करेगी, इन्हीं दलित, मुस्लिम और पिछड़ों में करेगी। तो जहां भाजपा ने अपना एक राष्ट्रवाद के नाम पर, एक देशभक्ति के नाम पर, एक नया भारत, न्यू इंडिया जिसे नाम दिया गया है, उसके नाम पर जो उन्होंने अपना वोट बैंक फिक्स किया है, जो चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे प्रदेश का, उसमें उन्होंने अपने आप को जिस तरह से स्टेबल किया, खासकर सवर्णों का वोट, तो वो देखिए पूरी की पूरी तरह जो पहले कांग्रेस का हुआ करता था वो पूरी की पूरी तरह ट्रांसफर हो गया है भाजपा में। तो भाजपा इसके साथ साथ दलितों पर भी अपनी निगाह बनाए हुए, भाजपा मुस्लिमों पर भी अपनी निगाह, इसलिए 3 तलाक से लेके जितने मुद्दे होते हैं वो करती है। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर का नारा देके उसमें भी सेंधबाजी कर रही है। तो भाजपा ने अपने जो वोट फिक्स कर रखे हैं वो तो उन पे तो किसी की निगाह जा ही नहीं रही ना, तोड़ने की हिम्मत है। अब बाकी जो वोट बचे हैं उनमें इतनी पार्टियां कूद रही हैं और इतनी लड़ाई झगड़ा है कि भाजपा को कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब के सब वोट उनसे छीन लेंगे तो भी भाजपा अपने, जिसको इस वक्त उसने फिक्स वोट बना रखा है, उसके दम पे वो बढ़त पे बनाए रखेगी। तो इसीलिए भाजपा एक निश्चित मोड में बैठी हुई है, वो अपने और विस्तार करने के प्रयास में, जो पहले शहरों की पार्टी का लाती थी उसने गांव तक घुसपैठ की है। इसीलिए देखिए ग्राम प्रधान से लेके ग्राम पंचायत तक के चुनाव तक में उसने जिस तरह से दखलंदाजी की है, तो उसके वोट परसेंटेज या शेयर बढ़ने ही बढ़ने, घटने नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो बिल्कुल फर्श पर हैं वो ऊपर उठना चाह रही हैं, लेकिन उनमें इतने छेद हो रहे हैं, इतने बंटवारे हो रहे हैं कि मुझे नहीं लगता शायद उस स्तर तक पहुंचकर मुकाबला। मनोज यादव जी बोलिए। देखिए अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका सम्मान है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सिस्टम यह है कि पिछले 3 दशकों में 5 साल से ज्यादा कोई सरकार चला नहीं पाई, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि 2022 में परिवर्तन होने जा रहा है। अगर अनिल जी आप जमीनी हकीकत को जानना चाहेंगे और उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जाके अगर आप अपनी बात को कहेंगे, समझेंगे, तो जनता अपना मन मिजाज बदल चुकी है। और निश्चित तौर पे बीजेपी के पास एक बड़ा वोट बैंक था, लेकिन समाजवादियों का भी अपना एक इतिहास है। चाहे जितने बड़ी बहुमत की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश में कितने भी सिस्टम की सरकार हो, जब समाजवादी सड़क पे उतरते हैं, लेकिन मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी का ये भी इतिहास है कि जब जब आप दलितों को रिझाने की कोशिश करते हैं तो आपका अपना कैडर हिल जाता है, और आप फिर से उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर से कहीं आपका कैडर ना हिल जाए। समाजवादी पार्टी हमेशा से सबको साथ लेके चली है और चलेगी। बात दलितों की रही, बात सवर्णों की रही, बात पिछड़ों की रही, अल्पसंख्यकों की रही, सरकार किसी को छोड़ के नहीं बनाई जा सकती। और अगर बीजेपी की पार्टी की राजनीति करेंगे, हम हिंदू बन गए, वोट के समय और वोट डाल दिया, लेकिन जब अधिकार मांगने की बात आई तो उन्हीं हिंदुओं के आरक्षण को खत्म कर दिया। अनिल जी फटाफट से, मेरे को फिर मोहम्मद लाइक से के पास जाना है। मनोज जी आपने मेरी बात सुनी और उसका आपने रिएक्शन दिया, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। 31 साल हो गए जब कांग्रेस वहां से सत्ता से हटी है, उसके बाद से जितनी भी सरकारें बनी हैं, आप देखिए जो बातें मैंने कही हैं, जो आपने कहा दोबारा कोई सरकार नहीं पलटी है, लेकिन उन्हीं वोटों की लड़ाई में भाजपा ने 2 बार जब यहां मौका पाया है तो किस ढंग से पाया, मायावती के साथ या के साथ, वो किस तरह से सत्ता में आए, वरना यही बसपा और यही सपा सत्ता को उलट पलट करते आए, और उसमें इन्हीं 2 लोगों का खेल रहा। जब भी दलित मुस्लिम ने जिसका साथ दिया है उन्हीं के साथ सरकार बनी है। इसलिए मेरा ये कहना कि आज आप उसमें कई फाड़ हो रहे हैं, ओवैसी का आना, वहां पर रावण का खड़ा होना, वहां पर ठीक है मोहम्मद लई, ये आपके लिए कहीं न कहीं नुकसानदेह। मोहम्मद लई, क्या जातिगत गणित को पीछे छोड़ सकती है समाजवादी पार्टी? क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पार पाने के लिए जातिगत समीकरणों से उठ जाए इस बार समाजवादी पार्टी? क्या ये पॉसिबल है, और क्या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए पॉसिबल है? मनोज यादव जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मैंने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, वो आने वाले समय में उस बात का महत्व बनेगा, और उसी महत्व के चलते राजनीति के आंकड़े भी बदलेंगे। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि 2022 के जो आंकड़े आने वाले हैं वो चौंकाएंगे। योगी दरअसल आप बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आपको ये लग रहा है कि क्योंकि सत्ता पलट होती रही हमेशा से, तो आपको लग रहा है कि इस बार भी यहाँ पर सत्ता पर आने वाली है। समाजवादियों ने कमर कस ली है, हम जमीन पे हैं, हम हकीकत में हैं। हमारी सत्ता नहीं थी जो हम ये काम के नाम पे वोट मांगने जा रहे हैं, हम जमीनी हकीकत के नाम पे वोट मांगने जा रहे हैं। मोहम्मद लई, समाजवादी पार्टी तो जमीन पर है, तो आप आसमान में हैं।
मोहम्मद लई डींगे हाँकने की जरूरत नहीं है। हमें डींगे हाँकने की जरूरत नहीं है। हम अपने कामों को लेके आसमान में हैं और हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि दिल्ली में पर प्रैक्टिकली तो आपके एक्सपेरिमेंट दिल्ली से बाहर फेल भी हो गए। पर एक सच्चाई तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर जहां जहां पैर रखा, आप गोवा से लेकर उत्तर प्रदेश तक, आप पंजाब तक भी पहुंचे। पंजाब में तो फिर भी आपको जो मिला वो मिला, पंजाब में तो फिर भी आपकी अचीवमेंट्स है। लेकिन इसके अलावा न जाने आपने और कौन कौन से राज्य छू लिए, लेकिन वहां पर आपके हाथ कुछ नहीं लगा। तो एक हकीकत तो ये भी है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी आई है वो पूरे जो दिल्ली का मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में उतारेगी और उतारेगी। जनता ने देखा है दिल्ली में जो काम हुआ है, जनता ने देखा है। और जनता ने आपने जो वहां पर वोट मांगे थे वो भी दिल्ली के काम के नाम पर ही मांगे थे, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि आपके पास दिल्ली का ही तो मॉडल है। जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मॉडल दिखाकर पूरा देश जीत लिया, आप दिल्ली का मॉडल दिखाकर उत्तर प्रदेश जीतेंगे। जनता त्रस्त थी, जो वहाँ सरकारें चल रही थी उनसे त्रस्त थी। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने चुनाव में पर्चा बांटते हुए ये कहा कि अगर हमने काम किया हो तो वोट देना। आज के टाइम में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो ये कह पाए कि अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट देना, अगर कोई हो तो हमें कोई जवाब दे। और तो यही कहते हैं दिल्ली की तरह भी जनता उत्तर प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो लाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो और सरकारें हैं जो लूट घसोट बचाए हैं इनको किनारे करेंगे और जो त्रस्त हैं उनको आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पूरी सुविधाएं मुहैया कराएंगी। आपका मुकाबला किससे है 2022 में? आपका मुकाबला है किससे? बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से, बसपा से, कांग्रेस से, AIMIM से, किससे है आपका मुकाबला? मुकाबला जो उत्तर प्रदेश में बैठ के लूट खसोट कर रहे हैं, मेरा मुकाबला उनसे है। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी से? कमर अली साहब, आम आदमी पार्टी किसी और को चुनौती देने के लिए नहीं, सिर्फ आपको चुनौती देने के लिए आ रही है और ये कह रहे हैं कि हम अपने काम के नाम पर वोट मांगेंगे, दिल्ली का मॉडल पेश करेंगे यूपी में। देखिए, राजनीतिक दल है, सबको चुनाव में लड़ने का हक बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी कैसे आई है मैदान में आई, हम अटल जी की बात को मानते हैं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सब लोग लड़ना चाहिए। हम भी 2 सीटों से यहाँ तक पहुंचे, आवाम ने हमको चुना है, हमको आवाम के लिए काम नहीं। आप भी कह रहे हैं कि विकास के नाम पर ही, आपने जो काम किया उस काम के नाम पर ही आप भी वोट मांगेंगे। समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है कि जो काम उन्होंने किया उस काम के नाम पर वोट मांगेंगे। आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है। कांग्रेस भी कह रही है कि हमने जो गलतियां कर दी उनको हम उनसे सीख लेते हुए इस बार हम भी इस राजनीति में उतर रहे उत्तर प्रदेश के एक बार फिर से। तो आपके लिए तो बहुत सारी चुनौतियां हो गई सभी काम के नाम पर। आपने भी गुजरात का मॉडल दिखा के पूरा देश जीत लिया, अभी दिल्ली का मॉडल दिखाकर यूपी जीतने की कवायद में जुटे हैं। अपनी गलती मानी तो इस हिंदुस्तान के जो अन्नदाता था उसको कर्जदार बनाया। बिल्कुल उन्होंने अपनी गलती को माना, स्वीकार किया आज की तारीख में। रही समाजवादी की बात, तो आपको याद, समाजवादी नहीं कहना चाहिए, उसको परिवारवाद कहना चाहिए। अभी एक राज्यसभा सीट खाली हुई तो उन्होंने रामगोपाल वर्मा जी को राज्यसभा भेजा है। अभी MLC भेजेंगे तो किसी बात कर रहे हैं कि अन्नदाता पे कर्ज था। 60 किसानों की मौत हो गई दिल्ली बॉर्डर पे। बेशर्म प्रधानमंत्री, बेशर्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक बार उनके खिलाफ ये भी नहीं हो सकता कि उनके लिए 2 संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के बेशर्मी की बिल्कुल हद पार कर दिया आप लोगों ने। ये मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कि वोट बैंक पे कभी ही नहीं बन पाएंगे, क्योंकि परिवारवाद इनका नाम है। आपको शर्म आ रही है? लाल बच्चियां इनके घर में बेशर्मी भरी बयानबाजी मत करिए। आप ये बताइए, परिवार को लेके आप परिवार का विकास हुआ है समाजवाद के नाम पे। समाजवाद नहीं, परिवारवाद लोग चला जाता है। मौत के संक्षेपों के जाल में समूह दिया आपके भ्रष्टाचार और आप खिचड़ी मत पकाइए, खिचड़ी मत पकाइए के घर की बात कीजिए और मुद्दों की बात कीजिए। अनिल मिश्रा एक सवाल पूछना रहे कमर अली साहब आपसे। कमर अली साहब, मैं अनिल मिश्रा बोल रहा हूँ। कमर अली साहब, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप भी विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, पूरे देश को, आप प्रदेश को आप विकसित उसमें बनाने में लगे हुए हैं। तो अभी आपके एक मंत्री जी ने ही दिल्ली के मंत्री को शिक्षा पर बातचीत करने के लिए, वार्ता के लिए एक चुनौती दी थी और जब उन्होंने स्वीकार लिया और लखनऊ तक पहुंच गए तो उसके बाद उस चुनौती से आपके सरकार या आपके मंत्री क्यों पीछे हट रहे हैं? या उस पार्टी के अन्य नेता अगर आपके स्कूल में जाकर कुछ देखना चाहते हैं तो वहां जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके पीछे कारण क्या है, डर क्या है? क्या पूरे दिन उसका सवाल है? आप ही से सवाल है ये, आप ही से कमर अली साहब, आपसे। हाँ बताइए जनाब, क्या कह रहे थे? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, विकास के नाम पे आप भी चुनाव लड़ रहे हैं और विकास का डंका पीट रहे हैं।
आपके ही मंत्री ने दिल्ली के मंत्री को चुनौती दी थी शिक्षा व्यवस्था पर, और उन्होंने स्वीकारा और वो लखनऊ पहुंच गए। लेकिन उसके बाद से आपकी मंत्री और आपकी सरकार उस चुनौती से पीछे हट रही है और वो उस पर चुनौती को स्वीकार नहीं रही है। यहां तक कि उस पार्टी के नेता या मंत्री अगर स्कूल जाना चाह रहे हैं तो उनको पुलिस से अरेस्ट करा ले रही है। इसके पीछे क्या है, मामला क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपका बिल्कुल खैर मकदम है। आप जिस स्टेट के डिप्टी सीएम है, आपका प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत आप यूपी गवर्नमेंट को अवगत कराएंगे, चीफ सेक्रेटरी का प्रोटोकॉल अपना भेजेंगे, उस प्रोटोकॉल के तहत हम आपको राज अतिथि का हम आपको दर्जा देंगे, दर्जा देने के बाद हम आपको सम्मान देंगे, हम सम्मान देंगे। उसके बाद आप जहाँ जाना चाहेंगे हम वहाँ आपको ले जाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन आप आके खड़े हो जाएंगे, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेंगे, ये तरीका नहीं है। जब आप पे प्रोटोकॉल मिला, उस प्रोटोकॉल सांच को आज क्या कमर अली साहब, सांच को आज क्या, जिस प्रोटोकॉल की आप प्रोटोकॉल का जिक्र आप कर रहे हैं, चुनौती आपके अगर मंत्री देते हैं तो फिर सांच को आज क्या? जब आप कहते हैं कि बेहतर व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है तो आए देखें क्या फर्क पड़ता है। इनके खुली चुनौती को खुले मन से स्वीकार क्यों नहीं करते उसी लहजे में? पूजा जी, मैं आपके मन से मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, बिल्कुल आवे, 100% आवे। आप जाइए ना, ऐसे ही आप दिल्ली पहुंच जाइए और जाकर देखिए दिल्ली के हर स्कूल को। अगर बात सिर्फ विकास की और बात अगर मुद्दों की हो रही है तो फिर इसी तरीके से राजनीति का स्तर हो जाएगा। अब तो आप जाइए दिल्ली, आप जाकर हर स्कूल देखिए। पूजा जी, वो आम नागरिक नहीं है, सिसोदिया जी डिप्टी सीएम है दिल्ली सरकार के, वो डिप्टी सीएम है, बाहैसियत अपना जो उसका प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आगे चीफ सेक्रेटरी को भेजिए, सर मकदम मैं इनको तो खुद लेने जाऊंगा। मोहम्मद लईक आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी से। हाँ मोहम्मद लईक साहब, प्रोटोकॉल को फॉलो क्यों नहीं करते? बहुत स्कूल देखने का शौक है तो पहले इनको सूचना दीजिए, फिर उसके बाद में प्रोटोकॉल फॉलो होगा। अपने प्रोटोकॉल की सूचना दीजिए जो आपको मिला हुआ है। मोहम्मद लईक मैं हाँ आ रही आवाज। ये जो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, अपना पर्दा डाल रहे हैं कि अगर प्रोटोकॉल पर पर्दा नहीं डालेंगे तो उनकी जो सच्चाई है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों की जो सच्चाई है वो खुल जाएगी और छिपी नहीं रहेगी। मैं उस मूवमेंट का पूरा गवाह हूँ जो मनीष सिसोदिया जी लखनऊ आए थे और उन्होंने सिद्धार्थनाथ सिंह जी का भी 2 घंटे से ज्यादा इंतजार किया था, लेकिन वो नहीं आए थे। ये भाजपा की सरकार चुनौती देकर आने वाली सरकार है। ये भाजपा की सरकार अपने दावे करके जनता से मुंह फेर लेने वाली सरकार है। अगर ये जनता के दावे वादे पूरे करने वाली सरकार है, अगर मनीष सिसोदिया जी दिल्ली से चल के आप लखनऊ के स्कूल देखने आए थे तो आपको किस बात का डर था? आपने स्कूल क्यों नहीं देखने दिए? आप सिसोदिया जी लखनऊ के उत्तरेठिया स्कूल देखने जा रहे थे, उनको रास्ते में ही उनको रोक लिया गया। ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रोटोकॉल नामा के पर्दा डाले हैं जिनकी सच्चाई खुल ना जाए, क्योंकि ये स्कूल व्यवस्था इतनी जर्जर व्यवस्था है। कमर अली, आप सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए प्रोटोकॉल याद दिला रहे हैं। देखिए, प्रोटोकॉल बिल्कुल आप कालीकरण चले जाइए, अमीनाबाद इंटर कॉलेज चले जाइए, बहुत से जैसे हमारे जो सरकारी है। देखिए, मैं आपको नाम बताता हूँ, कालीकरण चले जाइए, अमीनाबाद इंटर कॉलेज चले जाइए, बहुत से जैसे हैं, गिरजागढ़ माधु चले जाइए, बहुत से जैसे हमारे पास कॉलेज जो कॉलेज है, बहुत से हमारे। आप एक तरीके से देखिए अपनाना पड़ेगा, वो आप तरीका अपनाएंगे कानून व्यवस्था। नहीं, अगर विकास की देखिए, अगर बात विकास की हो रही है तो मैं फिर कहूंगी कि सांच को आज क्या, आप इनका ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मनीष सिसोदिया की हो गई। लेकिन अगर रोका तो ये तो सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि राजनीति तो यही कहती है कि आप रोकेंगे तो ये कहिए कि आप सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बखूबी आप इस बात को जानते तो आप मौका दे रहे हैं इनको इस मुद्दे पर राजनीति करने का। पहले खुद चुनौती दें और फिर उसके बाद आप उनको तमाम जितने रूल्स रेगुलेशन है वो याद दिलाएं। ड्रामा ना करें, बिल्कुल चाहिए प्रोटोकॉल का फॉलो करें। अब मैं खुद लेने जाऊंगा, मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं आपसे कह रहा हूँ, जहाँ इनको जाना है तो आप भी चाहिए ना ऐसे ही। अगर ये आपको रोके तो फिर आप इनको जवाब दीजिए। ये अगर ये आपको रोके और आपको प्रोटोकॉल याद दिलाएं तो बात सही है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं आइए ना, किसने रोका है आपको? ये तो कहते हैं आइए और देख लीजिए दिल्ली के स्कूलों को। हमने तो वहाँ एसी से लेकर ना जाने कौन सी अपग्रेडेड वर्जन के तमाम जितने भी संस्थान में इक्विपमेंट होने चाहिए वो लगाए। मेरी बात को पूरा होने देंगी आप, अगर सवाल मुझसे आप करेंगी। लोगों का राजनीति का दर्जा होता है, उनको राजनीति का दर्जा देंगे, जो उनका प्रोटोकॉल है। आए वीवीआईपी गेस्ट हाउस में टिके आके वो उनको प्रोटोकॉल देंगे। देखिए, जो सिस्टम उसको फॉलो करना पड़ेगा, उनका जो प्रोटोकॉल कमिश्नर लखनऊ को जाए, जिस जिले में ठीक है। मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ मनोज यादव जी बोलिए।
फिर मुझे आशीष जी के पास आए। हमारा एक धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस, उत्तर प्रदेश के कामों को लेकर अगर कोई बात करेगा, कोई भी राजनीतिक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने खुद रामचरितमानस लिख दी है। जिसको देखना है, जिसको उसकी संतुष्टि करनी है, वो रामचरितमानस के उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के पन्ने खोल के देख सकता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के 5 साल में, आदरणीय नेताजी के कार्यकाल में जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो मेरे ख्याल से देश के किसी और आपका ये विकास आपकी राजनीति के लिए बोल नहीं पाया। एक मिनट देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पूजा जी। बिजली पानी के मुद्दा उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार में ये मुद्दा आ गया है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि भाजपा ने किसानों की बिजली महंगी कर दी, आम आदमी की बिजली महंगी कर दी, लोगों को बिजली फ्री देके आज उस गरीब की झोपड़ी आप में अपना बिजली फ्री, पानी फ्री फॉर्मूला लेकर यूपी पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में फॉर्मूला अपनाया वही लेकर ये पहुंच रहे हैं यूपी के अंदर भी। आपको एक बात बता दूं, 2022 में हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, 2022 में हम सरकार छीनने जा रहे हैं। और इन मेरे अल्फाजों को आप याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति 5 तारीख को डिबेट में ये बात बोला था कि हम सरकार छीनने जा रहे हैं। अगली 5 जनवरी को आप देख लीजिएगा, अकेले छीनने जा रहे हैं, सबके साथ छीनने जाएंगे। निश्चित तौर से जहां पे हमें अकेले छीनेंगे या सबके साथ छीनेंगे? राजनीतिक दलों से अगर कोई हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा तो उनके साथ इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन आप ये जो आप सरकार इनसे छीनने की बात करें, वो छीनेंगे किस आधार पर? आपके साथ में और भी आपके बहुत सारे, आप देखिए ना पैरेलल में आपके कितने प्रतिद्वंदी खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम विकास का फॉर्मूला, आम आदमी पार्टी के पास फ्री फॉर्मूला। आप अपने विकास की बात करेंगे, वो विकास जो 2017 में नहीं बोला, वो विकास जो 2019 में आपके लिए नहीं बोला। परिवारवाद का विकास होता है, डेवलपमेंट पे चुनाव है, छोड़ो जिसके परिवार नहीं वो क्या परिवार की बात करेगा। मुझे ऐसा शब्द न कहलाओ कि टीवी डिबेट में मुझे कहना पड़े। जाओ पहले परिवार बनाओ, तो परिवार का दर्द समझोगे। पैसा कहीं के 25 लोग मर गए, शर्म आती है तुझको? उत्तर प्रदेश को परिवार मानते हैं, 25 लोग मर गए, क्या किया? 36 लाख बच्चियां रहती है, बेशर्म कहीं के। राज्यसभा है, कोई विधान परिषद है, इस तरह से लोग जो है परिवार का भला करते हैं। कैसे जान चली गई? आशीष जी, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, मेरा सवाल आखिरी आपसे ही है कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से पार पाने के लिए वो तत्परता और दृढ़ निश्चय इस बार है क्या कांग्रेस के पास में? और दूसरी बात ये कि मुकाबला किससे रखेंगे, या इस बार भी किसी की ओर ताकेंगे कि कोई इस बार हाथ मिला ले? आशीष जी नहीं है हमारे साथ में शायद, और पूरे डिबेट के दौरान में उनसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन अनिल मिश्रा जी, अभी इन सब की बातचीत को देखकर तो ये लग रहा है मानो जैसे कोई इस बार क्रांतिकारी बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है, जबकि सबकी जुबान बिल्कुल वैसी होगी जो आम चुनाव में देखते रहे हम हमेशा। नहीं, कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं होने जा रहा है। जो जो दिन बढ़ेंगे, अभी सभी पार्टियां अपने अपने दम को पूरे जोश खरोश के साथ दिखाएंगे, लेकिन जो जो चुनाव नजदीक आता जाएगा और जो 2 से 3 महीने चुनाव रहेंगे तो काफी गठबंधन आपको देखने को मिलेंगे। और पार्टियां एक दूसरे से, एक जिसको कहते हैं अपनी पार्टी की एक पहुंच बढ़ाने के लिए या वोटों को बढ़ाने के लिए इस ढंग से अपने आप को कहीं न कहीं सिद्धांतवादी या उस पर एक दूसरे के पक्ष में बढ़ावा दे रहे हैं। आप पूरी डिबेट में बीजेपी के भ्रष्टाचारों में बात ही नहीं कर रहे हैं। किससे आप ये सवाल अनिल मिश्रा जी से पूछ रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, वो आप कह रहे हैं कि योगी सरकार के साथ दे रहे हैं। जिस सरकार में बालू के खड्डे पड़ते हैं, बालू के लिंटर पड़ते हैं, जिस सरकार में बच्चों की जान चली जाती है, जिस सरकार में पूरी तरीके से कोरोना काल में भ्रष्टाचार होता है, जिस सरकार में उसी कोरोना काल की तारीफ, योगी सरकार के काम की तारीफ टाइम मैगजीन कर देती है। मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगी। सबका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। 2022 के चुनाव में अभी वक्त तो बहुत है, लेकिन राजनीति की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और शय और बात के इस खेल में हर कोई अपनी अपनी चालें चल रहा है, लेकिन आखिरी दाव जनता का होगा। नमस्कार।